हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट साइंस में भी आपको पता है कि बहुत से पार्ट्स होते हैं, जिसमें फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री बहुत से आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में आज हम फिजिक्स के एक चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, हम साइंस के डेली बाई रूटीन टू रूटीन हम चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, ये जो हम चैप्टर करवाएंगे आपको, ये किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, आप रेलवेज़ के एग्ज़ाम दे लीजिए। ठीक है, सी टेट होने वाला है, पी एस टेट होने वाला है, पंजाब जो करेगा कंडक्टर। ठीक है, या आप किसी पी सी एस एग्ज़ाम में भी बैठ जाइए, यहाँ तक कि आप देखिएगा कभी भी पी एस सी का एग्ज़ाम या यू पी पी सी एस का जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल होकर हटे हैं। ठीक है, या अभी न्यू वैकेंसी जो आई थी उसका भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, यानी आपने भरा होगा मई के अराउंड, मई अप्रैल के आपने भरा था यू पी एस सी यू पी सी एस जो लेने वाली थी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम, उसकी भी आ गई है डेट। तो उनमें भी उनके प्रीवियस पेपर देखिएगा, साइंस से जो क्वेश्चन होंगे, जो मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको, इनसे बाहर कोई भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, जो भी मैं करवाऊंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपको। आप देखिएगा, जो कराऊंगा आप देखिएगा कि हाँ, नोट कीजिएगा कि आप पिछले एग्ज़ाम से मिला करके हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला, सबसे पहले टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए क्या बात है कि पहले हमारे जो फिजिक्स की जो शुरुआत होती है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट होती है। यानी कहें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं तो उससे वहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। लेकिन क्या है कि वो बहुत इजी है। ठीक है, उसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको एक क्लास मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे वेस्ट हो जाए। जैसे मैंने लिखे कि जो मास का यूनिट होगा किलोग्राम होगा, ऐसा यूनिट में सी जी एस में ग्राम होगा, या जो दूरी यानी जो डिस्टेंस की होगी मीटर होगी, और टाइम का सेकंड होगा, ये बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो उसके जो स्पेशल जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूनिट्स की मेजरमेंट के ऊपर क्या क्या यूनिट्स रहने वाले हैं, किसी भी मतलब आते हैं, ऐसे नहीं कि एग्जाम में नहीं आते, आते हैं वैसे नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि उसका एक एनिमेशन, यानी कह सकते हैं कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर जैसे कि आपको दे देंगे, या उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से रीड कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको समझा दूँगा। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं है, बहुत छोटी क्लास है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पर नहीं करवाऊँगा। ठीक है, बोर्ड का जो समझने वाली चीज़ें हैं फिजिक्स में, लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस, वर्क एंड टाइम्स, पावर एनर्जी वगैरह वगैरह, जो भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो गया, आइज से रिलेटेड हो गया, ये सभी समझने वाले चैप्टर्स हैं, तो उनको हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जैसे कि इसका मतलब हुआ, मोशन का मतलब होता है गति, और लॉज का मतलब आपको पता है नियम, यानी गति के नियम क्या क्या हो सकते हैं ये हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गति के नियम में एक चीज़ आती है रेस्ट। रेस्ट यानी विराम। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले आता है इसमें रेस्ट आता है। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है विराम। ठीक है, विराम होता है, तो इसका मतलब क्या, रेस्ट से आप क्या समझते हैं? रेस्ट से मतलब होता है कि या विराम से, अच्छा, विराम की मतलब परिभाषा ये होगी कि आप अब देखे होंगे कि आप अगर बैठ जाते हैं, आप कहीं पे आप लेट के दौड़ के आ रहे हैं, फिर आप अपने बॉडी को आराम देने के लिए क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपको बॉडी को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, तो आराम कह सकते हैं उसको। तो इसी तरह विराम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो समय के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु होती है उसका स्थान यानी उसकी जो प्लेस है, समय के अनुसार चेंज नहीं हो रही है, वो आपका विराम अवस्था में है। यानी समय, यानी कहने मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो एक टेबल बना दिया मैंने, मान लीजिए टेबल है। ठीक है, टेबल हो गया, टेबल पे एक बुक्स रख देते हैं। ठीक है, तो एक घंटे पहले का आवर पहले मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ ये बुक यहीं पे पड़ी है, और 1 घंटे के बाद भी आता हूँ तो ये किताब यहीं पड़ी होती है। ठीक है, यह हिलती जुलती नहीं है, यहीं की यहीं रहती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि बुक्स जो है ये क्या है, विराम में है। क्या है, बुक क्या है, ये विराम में है, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप रेस्ट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि समय के अनुसार किसी चीज़ में, ऑब्जेक्ट में या वस्तु में, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन नहीं होता है समय के अनुसार, उसको हम बोलते हैं वो वस्तु क्या है, रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था में है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या आप ले सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप बुक्स ऑन टेबल पे लिख सकते हैं, बुक्स ऑन टेबल लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। ये लिख सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, बेड हो गया। थोड़ा मेरी राइटिंग में मजा आएगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये सब मतलब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेस नहीं चेंज हो, जब देखिए, और एक और बात ध्यान रखिएगा कि रेस्ट को आप गति में, यानी कोई भी विराम अवस्था को आप गति में लेके आ सकते हैं, मोशन में, रेस्ट को मोशन में चेंज कर सकते हैं। जब आप उस पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तब जाके ये चेंज होगा, ठीक है। विदाउट आप किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी किसी वस्तु को आप बिना कोई फोर्स या बिना कोई बल के वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपका रेस्ट में रहता है। कुछ भी हो सकता है, बुक्स हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो जाएंगे। यहाँ तक एक रुकी हुई गाड़ी जो होती है, कार होती है, व्हीकल होता है, उसको भी आप रेस्ट में गिन सकते हैं। रेस्ट का ये हो गया, ठीक है। तो आपको आई होप रेस्ट समझ आ गया होगा। तो रेस्ट का ये मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं गति। गति की बात करते हैं। सेकंड चीज़ आती है गति, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मोशन यानी गति। गति क्या होती है? देखिए, गति जो होता है रेस्ट के एकदम अपोजिट, यानी उसका उल्टा होता है, ठीक है। यानी कोई वस्तु जो समय अंतराल यानी समय के अनुसार चेंज हो रही है, यानी जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे आपकी जो भी है, ये मोशन भी है, कोई वस्तु है, उसकी जो स्थान में परिवर्तित हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि कोई 5 सेकंड पहले की बात करते हैं, या 5 सेकंड पहले मान लीजिए, एक मैं यहाँ पर बताता हूँ बनाकर। देखिए ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, वैसे ट्राई करता हूँ बनाने की, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कार है, ठीक है। चलिए कार तो वैसे क्या बनाया, ऐसे ही बन गया जैसे ही बन गया। मान लीजिए कोई कार है, ठीक है। एक कार ए प्लेस पे है, ये था आपका 2 सेकंड पहले। 2 सेकंड मतलब कह सकते हैं 2 सेकंड टाइम लिख देता हूँ, सॉरी 2 सेकंड छोड़िए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 PM, यानी 1 बजे ये कार की प्लेस ये थी, ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ तक कवर करता है, जो कि 10 किलोमीटर, यहाँ तक मैं हो गया 10 किलोमीटर कवर करता है, 10 किलोमीटर कवर कर लेता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे आ जाती है ये कार, ठीक है, ठीक है। यहाँ आ गई 10 किलोमीटर। ये टाइम हो रहा है आपका 2 PM, यानी 1 घंटे। 1 घंटे के बाद, यानी 1 घंटे के बाद एक कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना समय अपनी इसके स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है। 10 किलोमीटर का परिवर्तन हो गया इसके स्थान में, इसको हम बोल देंगे गति। यानी हर सेकंड इसने अपने स्थान को चेंज किया होगा, तभी ये 10 किलोमीटर तय करके पहुंचा है वहाँ पर, कह सकते हैं, ठीक है। यानी गति तो आप समझ गए। मोशन क्या हुआ? जब कोई वस्तु कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा, यानी कोई दूसरे वस्तु है उसकी अपेक्षा अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है समय के अनुसार, उसको हम बोलेंगे गति, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या? मोशन। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक चलती हुई कार ले सकते हैं, ठीक है। एक पेंडुलम ले सकते हैं आप, और इसमें आप ले सकते हैं एक मान लें कि कोई बल द्वारा खींचा गया चीज़ है, उसको ले सकते हैं। रेलगाड़ी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत से इसके उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। एक रेलगाड़ी भी ले सकते हैं, यानी रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक इंसान आदमी हो गया, तो वो भी नोट कर रहा है, यानी किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा वो चेंज हो रहा है अपने जगह को, उसको आप बोल सकते हैं गति, ठीक है। तो ये हो गया गति। तो चलिए, ये तो गति के बारे में आ गई बात। अब इसके आगे भी देखते हैं कि मोशन तो हमने कर लिया। मोशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, कितने प्रकार हैं मोशन के, ठीक है। देखते हैं, चलिए इसको मैं बताता हूँ मोशन के टाइप्स। इसके टाइप्स कितने, कौन कौन से टाइप्स है इसके, ठीक है। इसके टाइप्स होंगे क्या क्या, देखिए। पहला तो एक होता है इसका रेक्टिलिनियर, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर, जिसको हम बोलते हैं यानी रेखीय, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेखीय गति, यानी क्या बोलते हैं इसको? रेखीय गति। एक रेखा में गति करते हैं, रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब, रेक्टिलिनियर का मतलब हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में, यानी एक सीधे कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं कि रेखा के समान, यानी इसे हम एक रेखा के समान गति कर रहा हो, ठीक है। कोई वस्तु एक सीधे लाइन में गति कर रही हो, उसको हम बोलते हैं
रेक्टिलिनियर यानी रेखीय गति बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, रेखीय गति हो गया, सरल रेखीय गति भी बोलते हैं, रेखीय गति भी कह सकते हैं। इसके आप उदाहरण ले सकते हैं, एक सीधी सड़क पर, यानी सीधी सड़क है, मान लीजिए मैंने ये जो बनाया ऊपर लाइन खींची हुई है, मान लीजिए सड़क है सीधी, इस पर एक आप कार दौड़ा रहे हैं, यानी कार इस पर चल रही है। ठीक है, तो ये आपको रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, ये रेक्टिलिनियर का क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, एक सीधी सड़क पर कार चल रही है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर का। एक ट्रेन को आप रेक्टिलिनियर में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक जो अपने पटरियां पे चलती है, जो ट्रेन अपनी रेलगाड़ी पटरी पे चलती है, वो भी एक रेखीय में ही ले सकते हैं कि एक रेखा के अंदर ही वो चल रही है। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं सरल रेखीय गति में। ठीक है, और आप कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए सिपाही जो होते हैं परेड करते हैं, परेड में चल रहे सिपाही है ना, परेड में चल रहे सिपाही भी, परेड में सिपाही की बात करें वो भी आप एक रेखीय गति में लिख सकते हैं। ठीक है, परेड में सिपाही हो गए, चलती सड़क, सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी हो गई, और आपकी क्या बोलते हैं, एक रेलगाड़ी हो गई जो पटरी पर चलती है, वो आपके हो गया। और क्या, देखिए आप कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ यही हो सकता है। देखिए आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए, सोचेंगे तो हम बता सकते हैं कि पत्थर गिराइए छत पर से, तो पत्थर जब गिरेगा अपने धरती के सरफेस पर गिरेगी, है ना, पत्थर जब गिरेगा धरती पे, तो एक सीधी रेखा में उसने ट्रैवल किया होगा, यानी सीधी रेखा से वो चाल चल कर आया है धरती पर, तो आप रेखीय गति में वो भी लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, मोशन का टाइप में रेक्टिलिनियर हो गया। और इसमें आता है एक सर्कुलेटरी मोशन आता है। क्या आता है, एक आता है सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, क्या आता है, सर्कुलेटरी मोशन, जिसको हम बोलते हैं वृत्तीय। ठीक है, वृत्तीय गति बोलते हैं, सर्कुलेटरी मोशन क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर, जैसे बात करें, हम एक बात लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, मैंने बना दिया, सर्कल मैंने बना दिया। अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यानी रख दूँ मैं, या ऑब्जेक्ट सर्कल पर ऑब्जेक्ट, इस सर्कल पर ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, या आप एग्जांपल के लिए ये भी सोच सकते हैं, एक ग्राउंड में ट्रैक बना होता है, सर्कुलर शेप में होता है ट्रैक, जहाँ देखे होंगे आप ज़्यादातर अपने गाँव शहर में आप देखे होंगे, कॉलेज में, स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या बड़े बड़े कॉलेज, यहाँ कहीं ग्राउंड में ऐसा होता है कि वहाँ पर उसके आसपास यानी चारों तरफ से एक सर्कुलर उसमें ट्रैक बना होता है। 400 मीटर, ज़्यादातर 400 मीटर का ही बनता है कि बच्चे वहाँ पर जाकर आर्मी वगैरह या पुलिस वगैरह फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहीं पर दौड़ते हैं। तो एक सर्कुलेटर, वो भी सर्कुलर में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट घूम के ऐसे घूम के फिर यहाँ पे आ रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं मोशन को, क्या, सर्कुलर मोशन। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने घर में फ़ैन लिख सकते हैं, फ़ैन हो सकता है आपका। ठीक है, फ़ैन हो सकता है, फ़ैन भी एक सर्कुलेटरी मोशन करता है। ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं। देखिए सर्कुलेटरी मोशन के भी दो टाइप होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, आगे इसके भी टाइप्स होते हैं सर्कुलेटरी मोशन में। ठीक है, एक तो आप पढ़े होंगे रोटेशन, रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं, तो अलग रोटेशन और रिवॉल्यूशन अलग मुद्दा है, अलग बातें हैं, और मैं बता दूंगा। पहले तो आप देखिए सर्कुलेटरी मोशन में आप फैन लिख सकते हैं, पंखा लिख सकते हैं, पंखे के जो वो होते हैं, जो विंग्स निकले होते हैं ना, पंखे का विंग्स होते हैं, वो सर्कुलेटरी मोशन में घूमते हैं। ठीक है, अर्थ की बात करें, अर्थ हमारी धरती जो है वो अपने ऑर्बिट में, धरती ऑर्बिट में, यानी अर्थ जो है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि जो सौर परिवार है, यानी सौर मंडल, यानी सोलर सिस्टम है, उसमें जो सूर्य होता है यानी सन जो होता है, वो सेंटर पॉइंट होता है। बाकी जो अन्य ग्रह यानी दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसके जिस पाथ में, यानी जिस पाथ में वो, यानी पथ में, उसके अराउंड में, यानी इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो सन के जो, यानी सूरज के इर्द गिर्द धरती घूमती है, जिस रास्ते से, जिस पथ से घूमती है, उसे ऑर्बिट बोलते हैं। तो अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड यानी इर्द गिर्द घूमती है, एक चक्कर पूरा करती है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन में भी काउंट करते हैं। सर्कुलेटरी मोशन का एग्जांपल हो जाएगा अर्थ, या किसी प्लैनेट की बात करें, ये सभी आ जाते हैं सर्कुलेटरी मोशन में। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और आपकी बात करें तो घड़ी की सुई आपने देखा हुआ है, नोट कीजिए, अपने घर में देखिए कभी कि जो घड़ी होती हैं, है ना,
घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, सुई जो वगैरह अगर उसकी बात करें, सुई देखते हैं ना घूमती हैं, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे करते करते एक चक्कर लगाती हैं 12 से, फिर 1 बजे 1 से स्टार्ट होती हैं। तो वो भी आप लिख सकते हैं। वॉच की बात कर लेते हैं। वॉच में जो प्रेजेंट होते हैं सुई पिन, वॉच की सुई, है ना। तो ये आपकी सर्कुलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आप ये इसमें लिख सकते हैं, ये हो सकता है। और क्या हो सकते हैं सर्कुलेटरी मोशन में एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक आती है आपकी इसमें टाइप्स ऑफ मोशन में क्या आता है, दोलन गति। दोलन गति मतलब यानी पेंडुलम। पेंडुलम का जो मोशन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं दोलन गति, है ना। दोलन गति में देखिए, दोलन गति क्या होती है। दोलन गति का मतलब है जो एक, कह सकते हैं हम इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु मतलब टू एंड फ्रो मोशन में होती है ना, जैसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में होता है। टू एंड फ्रो मतलब कि जितना वो डिस्टेंस, अगर हम एग्जांपल के लिए पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम जानते होंगे जो घड़ियों में फिट होती हैं, तो पेंडुलम में पता है कि जितना वो आगे ट्रैवल करेगा उतना ही वो पीछे यहाँ तक ट्रैवल करेगा, यानी जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, यानी कि रिपीटेड मोशन भी बोल सकते हैं इसको। ऑसिलेटरी मोशन की जो दोलन गति होती है, यानी एक निश्चित ही डायरेक्शन में वो क्या होता है कि निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे इसको घूमते रहते हैं। यानी कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक निश्चित पॉइंट से वो आगे, फिर देन वो फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, यानी एक ही ऊपर नीचे, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहा है, या टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, हम टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। तो वो करते हैं, उसको हम बोलते हैं दोलन गति, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एक तो पेंडुलम को एग्जाम्पल मैंने बता समझा दिया, ठीक है। ये हो सकता है। और इसमें आप लिख सकते हैं क्या, झूला लिख सकते हैं ना, जो झूला स्विंग होते हैं, झूले होते हैं ना, वो लिख सकते हैं। झूला भी देखते हैं ना कि बच्चे झूले को बैठा के किसी को झुलाते हैं, तो फिर वो आगे जाता है, फिर वो पीछे आता है, फिर से वो आगे जाता है, फिर से वो पीछे आता है ना। तो आप ये स्विंग लिख सकते हैं, झूला लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप और क्या लिख सकते हैं बताइए। स्विंग हो सकता है, पेंडुलम हो सकता है, और इसके क्या लिख सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं कि एक इसमें और क्या हो सकता है, स्विंग में पेंडुलम हो जाएगा, हाँ सितार हो सकता है ना। तो भी एक तरह से सितार हो सकता है, इसमें लिखा जा सकता है, सितार को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, झूला हो गया, पेंडुलम हो गया, सितार हो गया, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। और इसमें आप एक टाइप ऑफ मोशन में चौथा पार्ट्स होता है आपका, इसमें क्या, वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम बोलते हैं, यानी ये हो गया आपका वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो ये आपकी होती है आवर्ती गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। वाइब्रेटरी मोशन होता है आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब है आवर्ती आपने सुना होगा, अगर हिंदी मीडियम वालों को पता होगा। आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्या होता है 1/t, यानी टाइम की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी में आप, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, आपको पता होगा कि म्यू इक्वल टू 1/t होता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि टाइम पीरियड, यानी एक निश्चित टाइम पीरियड में जो अपनी गति को दोहराए, यानी एक जो दिया हुआ टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अपनी गति को जो दोहराता है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और आपका ये, ठीक है। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकता है, इसका भी एग्जांपल एक झूला हो सकता है। क्या हो सकता है,
झूला हो सकता है, जिसमें झूला बच्चे को झुलाते हैं, वो हो सकता है। सितार, सितार के जो तार होते हैं ना, सितार के जो तार होते हैं, जब आप सितार या गिटार की बात कर ले तो आप उसको ऐसे काटेंगे ना सितार, तो चलाएंगे तो वाइब्रेट हो रहता है, तो वाइब्रेट ऐसे ऐसे करता रहता है वाइब्रेट, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल में वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन की सुई है, जो आप देखते हैं कि जब चलाया जाता है तो ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है ना, सिलाई मशीन, जो सिलाई मशीन का होता है ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे करता रहता है जब चलाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं, इसमें वाइब्रेटरी मोशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए। चलिए अब आगे आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। इरेज करता हूँ इसको तब तक, है ना। तो फ्रेंड अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिए प्लीज़ हो सके तो वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आपसे, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप अच्छे से क्लास समझ लेंगे तो आप देख लीजिएगा, सेट लगाकर मोशन के ऊपर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसी में से ही आए होंगे क्वेश्चन, जो आए होंगे आप आराम से सेट लगा सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको मोशन तो हो गया, ठीक है, मोशन के टाइप्स ही बता दिए मैंने। अब आपको बताते हैं दो टाइप्स की जो राशियां होती हैं। राशियां देखिए, मैं ये राशियां इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको फ़र्क पता लग जाए कि ये राशियों में, देखिए राशियों के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी राशियाँ हैं बताना है आपको, ठीक है। दो टाइप की राशियाँ होती हैं, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वहाँ पे लिख देते हैं, हमारा टॉपिक है जो, मतलब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये स्लो ऑफ मोशन से बाहर नहीं है, इसी में आता है, इसलिए मैं आपको, देखिए अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी करेंगे उसमें भी आप टॉपिक डाल सकते हैं, तो मैं उसमें भी करवा दूंगा, बट ये इसमें इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसको समझना आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे आगे आपके ऊपर क्वांटिटीज़ हो गई, टू टाइप्स की होती है क्वांटिटी, टू टाइप्स की होती हैं ये, है ना, दो प्रकार की होती हैं। स्केलर क्वांटिटी एक होती है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में बताता हूँ, देखिए स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये जो है आपकी अदिश राशि, ठीक है, इसको बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। देखिए एक ट्रिक बता दूंगा आपको सदिश और अदिश में पता करने का, ठीक है, बट वो हर एक चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, इतना आपको बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, समझते हैं, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। देखिए स्केलर क्वांटिटी का मतलब, देखिए क्वांटिटियाँ होती हैं टू टाइप्स की, ठीक है। क्वांटिटी यानी आपको जब आप करते हैं, यूनिट्स करते हैं, यानी आप माप तोलन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, माप देखते हैं। जैसे कि आपको बता दूं मैं, जैसे मास होता है, ठीक है, मास होता है द्रव्यमान का जो मास होता है वो किलोग्राम में आप मेजर करते हैं। उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, उसकी जो पद्धति होती है वो पद्धति आपकी होती है किलोग्राम की, ठीक है। अगर मैं कहूँ दूरी की क्या होगी तो आप बता देंगे कि मीटर होगी पद्धति, यानी ऐसा यूनिट जो होगी वो मीटर होगी, आप बता देंगे, ठीक है। तो जो राशियाँ आपको सिर्फ वो बताए, आपको एक उसका माप यानी उसकी पद्धति बताए, आपको उसकी दिशा ना बताए, है ना, जो राशि आपको दिशा ना बताए, डू नॉट, है ना, डू नॉट गिव डायरेक्शन, है ना, जो राशि आपको डायरेक्शन ना दे, जो डायरेक्शन ना बताए, जो राशि आपको डायरेक्शन नहीं बताए, वो आपकी हो जाएगी अदिश राशि, है ना। यहाँ नाम से पता लग रहा है अदिश राशि। अदिश का मतलब हो गया अदिशा, ठीक है, जिसकी दिशा नहीं हो, ठीक है। सिर्फ आपको क्वांटिटी बताए कितनी क्वांटिटी है, जो राशि आपको सिर्फ क्वांटिटी बताए, ना कि आपको डायरेक्शन, यानी दैट क्वांटिटी विच डिफाइन यू ओनली अबाउट क्वांटिटी, नॉट फॉर डायरेक्शन।
तो आप कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें आपकी अदिश राशि बोल सकते हैं। ठीक है, अदिश राशि हो सकती है। ये कौन कौन सी अदिश राशि हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये पता होगा आपको सिर्फ क्वांटिटी बताएगी। क्वांटिटी का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, फिक्स्ड होता है, जो कि कांस्टेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप इसमें लिख सकते हैं द्रव्यमान यानी मास। देखिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आप हिंदी में सुन लीजिए। मास यानी द्रव्यमान भी ये जो है स्केलर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ओके। और वर्क होता है, वर्क लिख सकते हैं। डेंसिटी हो गई आपकी, प्रेशर हो गया। ठीक है, ये सब आपकी क्या होती हैं, अदिश राशि में आती हैं। ओके, ये आपको बता दिया मैंने। ठीक है, पावर देखिए बहुत सी होती हैं। पावर हो गई, गुरुतत्व जो आपकी ग्रेविटी हो गई है ना, ये हो गया। आपकी वोल्टेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो गया ना, वो भी आ गया। इलेक्ट्रिक वोल्टेज की बात करते हैं आप। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज की बात लें, ग्रेविटेशनल की बात कर लें। ठीक है, ये सभी आपकी एग्जांपल हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी की। ग्रेविटेशनल आ जाएगा इसमें स्केलर क्वांटिटी में। ये सभी स्केलर, जो इन सभी के बाद जो बचेगा वो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जैसे मैंने बताया, जिसके नाम से पता लग रहा है हिंदी में जो लिखा है सदिश, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ईजी है अदिश और सदिश में फ़र्क करना। अदिश जो दिशा नहीं बताए, सिर्फ आपको एक क्वांटिटी बताती है, जो आपकी सिर्फ उसका कितना माप है, कितना मापन है वो बताएगा। ठीक है, पद्धति बताएगी, उसकी डायरेक्शन यानी दिशा नहीं बताएगी। वो अदिश राशि होगी जो राशि आपको दिशा और क्वांटिटी दोनों बताए, यानी डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी, यानी है ना, लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी दोनों बताए। डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी दोनों बताए, वो आपकी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं फोर्स हो सकता है आपका ना, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, एक्सीलरेशन हो सकता है, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, त्वरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। देखिए फोर्स यानी बल, वेलोसिटी यानी वेग, यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण, ये सभी आपके वेक्टर क्वांटिटी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सी होती हैं, जैसे मैं लिखवा देता हूँ आपको ऐसे। ठीक है, संवेग लिख लें, इम्पल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स भी कहते हैं, संवेग, इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये सभी आपके इसमें आ सकते हैं, किसमें, आपके सदिश राशि में आ सकती है। ठीक है, कोणीय संवेग लिख लें, रेखीय संवेग लिख लें ना, इम्पल्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विद्युत वाहक जो बल होता है इस सब में आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, सभी आपके मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बता दिया फ़र्क। देखिए ठीक है, एक मैं लिस्ट भी दे दूंगा आपको कि, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे विद्युत धारा मैंने लिखा नहीं, करंट लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लें, ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। ओके, सॉरी क्या बोलते हैं, अदिश राशि में, यानी स्केलर क्वांटिटी हो, यहाँ अदिश राशि में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, EMF जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, EMF बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है EMF। ये आपका आता है किसमें, स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, तो ये तो आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी छूट गया है आपके पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रह गया। डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, ये बहुत बार आता है। डिस्प्लेसमेंट बहुत बार पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया है, डिस्टेंस। ठीक है, ये लिख लें, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इसको समझाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है ये भी बता दूंगा। अभी मैं कराऊंगा, टॉपिक आने वाला है पहला, बट ये आप याद रखेंगे, जो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और डिस्टेंस, हमारा टॉपिक आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या अंतर है ये समझिए। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है
ये होगा आपका क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन होता है या विस्थापन होता है, ठीक है। थोड़ा हिंदी में मतलब हाथ टाइट है मेरा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, ओके। विस्थापन होता है या विस्थापन, जो भी मतलब यह था, मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी यानी क्या, देखिए डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को एक डायग्राम से आप समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये आपका जी पॉइंट है, ओके। तो डिस्टेंस यानी दूरी, इसका मतलब हुआ कि एक निश्चित समय में एक वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कुल दूरी है जो, वो आपका क्या होता है, दूरी होता है। यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, आप हैं चाहे आपकी बाइक पर बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो यह पॉइंट से आपको जी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो आपको वहाँ जाने के लिए जो आप रास्ता तय कर रहे हैं, जाने के लिए जो आपके पास जो पाथ है, ए से पहले आप बी जाइएगा, बी से आप सी आएंगे, फिर सी से आप डी जाएंगे, डी से आप ई आएंगे, ई से आपको एफ, एफ से आपको जी। ये आपको एक दूरी तय कर रहे हैं। मान लें कि मैं यहाँ कहूँ ए से बी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर, बी से सी जाने के लिए आपके पास 7 किलोमीटर, फिर आपको यहाँ से सी से डी जाने के लिए 5 किलोमीटर और डी से ई आने के लिए 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपको यहाँ से जाने के लिए, ई से एफ जाने के लिए आपके पास 5 किलोमीटर है और एफ से आपके पास जी जाने के लिए 10 किलोमीटर है। तो दूरी क्या हुई, दूरी हुई क्या, दूरी का मतलब हुआ कि एक कुल मतलब कुछ एक निश्चित समय में कुल तय की गई दूरी की बात करते हैं, वो आपकी हो गई दूरी, है ना। तो आप कितना आपने दूरी का आपने कवर कर लिया, वो आपकी हो जाएगी दूरी। कुल लंबाई आपने कितना तय किया है वो आपकी हो जाएगी, यानी ए से जी तक आपने कितनी लंबाई तय की है वो आपकी दूरी हो जाएगी। कुल लंबाई को आप दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास, अगर मैं कहूँ ए से जी जाना है, ए टू जी आपको जाना है, तो कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो 5 + 7 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 और 10 कितना 35, यानी 35 आप हो गए। अब ये बताएंगे जो 35 है ये लेंथ है, तो आपकी लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो आप मीटर ले लेते हैं ऐसे यूनिट में, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर भी ले सकते हैं। यानी आपने जो कुल तय की दूरी है से जी जाने के लिए वो क्या है, आपकी 35 मीटर है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं। दूरी की बात करें, विस्थापन क्या फ़र्क, विस्थापन में और दूरी में फ़र्क भी बताता हूँ। विस्थापन क्या होता है, देखिए जब आप ये जा रहे हैं ए से जो जी तक जा रहे हैं, तो यहाँ कोई दिशा की बात नहीं हुई है आपसे। 35 मीटर आपने निकाल लिया कि 35 मीटर आपने दूरी तय की है, आपने निकाल लिया, लिख दिया। किस दिशा में गए हैं, उत्तर की तरफ गए हैं, पूर्व की तरफ गए हैं, या दक्षिण में गए हैं, या आप पश्चिम में गए हैं, ये कुछ मतलब नहीं है। आप किस डायरेक्शन में गए हैं, किस दिशा में गए हैं, ये आपकी बात नहीं की गई है, ठीक है। ये आपकी दूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आप एग्जांपल के लिए आप अगर यही डायग्राम की बात कर लेते हैं, तो पहले मैं आपको समझाता हूं। तो ए से आपने जी तक जाने के लिए सीधा एक रास्ता जो तय किया रहता है, ठीक है। इसमें यह मतलब नहीं है आपने कुल कितनी लंबाई तय की है, कुल लंबाई नहीं होता है इसमें। आपको नहीं कुल लंबाई का मतलब करेंगे तो ए से बी आएंगे, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी जाएंगे। यहाँ पर अगर पॉइंट बना लेंगे तो यहाँ भी कोई पॉइंट लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपका जो कुल लंबाई हो जाएगी तो ये आपकी दूरी हो जाएगी। लेकिन आपकी अगर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करते हैं, तो आप एक सीधी रेखा यानी सीधी जो तय की गई दूरी होगी, यानी सीधी रेखा में जो तय की गई दूरी होगी, या आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि शॉर्टकट पाथ कह सकते हैं, यानी एक छोटा रास्ता कह सकते हैं कहीं जाने के लिए होगा, वो आपको विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी दूरी का अंतिम और शुरुआत की बीच की जो लंबाई होती है, शुरुआत और अंत की, है ना, यानी शुरुआत ये है, अंत ये है, इसके बीच की जो एक लंबाई होती है, सीधी लंबाई होती है, वो आपकी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में है, उत्तर में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, या आपका पूर्व में है, ठीक है।
तो ये है, ये आपका मायने रखेगा, यानी दिशा आपको इसमें बतानी ही पड़ेगी। तो जैसे कि मैं ये बात करूँगा, अगर आप ए से जी जा रहे हैं तो ये आपका पूरब में पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है? ये वेस्ट में पड़ रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 35 मीटर। देखिए 35, सीधी रेखा की बात करेंगे तो 35 मीटर नहीं होगा यहाँ पर, ये आपकी शॉर्टकट पास होगा, यानी सीधा इसका कोई कम होगा, इसके मुकाबले कम होता है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए 15 है, तो 15 मीटर आपकी जो शुरुआत से लेकर अंत तक की जो दूरी मतलब एक लंबाई है, जो विस्थापन है, जिसको हम बोलेंगे 15 मीटर, इसका हम नाम देते हैं 15 मीटर। सीधी बात करें, ये 15 मीटर आपका होगा कितना? 15 मीटर जो आपकी होगी ये पूर्व में, यानी आपके पास ईस्ट में होगा। ठीक है, ये पूर्व में ईस्ट में होगा, तो आपको यहाँ पता लग गया। तो यानी पता लग गया है जो विस्थापन है वो तो आपको एक निश्चित दूरी तो बता रहा है, क्वांटिटी दे तो रहा है, साथ में आपको डायरेक्शन यानी दिशा भी दे रहा है। वो आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। तो ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ अच्छे से और देख लेते हैं, तो आपको पता लग गया। आप दोनों में एक अच्छे से अंतर कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर देता हूँ सब, फिर अच्छे से आपको बताता हूँ एक बार फिर से। इसके ऊपर के दो न्यूमेरिकल होते हैं, कैसे निकालने होंगे वो भी कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ देख लेंगे। ठीक है, वो कैसे सोल्व इस पर कैसे आते हैं एग्जाम में, विस्थापन और दूरी पर। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क, देखिए विस्थापन और दूरी को फ़र्क करने के लिए एक और फ़र्क ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जो विस्थापन होता है शॉर्ट पाथ होता है, यानी छोटा रास्ता होता है, जो दूरी होती है एक बड़ी सी लंबाई होती है। इस तरह भी आप अलग कर सकते हैं। दूरी जो होती है आपकी अदिश राशि है, और विस्थापन जो है आपकी वो एक सदिश राशि है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक राम है, लड़का है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम की बात करें, राम अपने स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट से वो पश्चिम की ओर लिखते हैं, पश्चिम की ओर चलता है 10 मीटर। ठीक है, फिर वहाँ से वो टर्न ले लेता है, मान लीजिए टर्न लेफ्ट राइट हैंड लिख लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड ले लेता है, यानी वो आप बोल दीजिए दक्षिण की ओर ले लेता है, वो आपके पास है 10 मीटर। ठीक है, फिर आप बोल दीजिएगा कि वो वहाँ से फिर आप कहते हैं कि सीधा पश्चिम की ओर जाता है, ये होता है 5 मीटर। ओके, फिर वो जाता है उत्तर की ओर, तो उसका दूरी हो गई, यहाँ से कवर करेगा तो 10 मीटर हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पहुँचता है, ये बी पॉइंट है। तो कहेंगे कि राम ने, ऐसे लिखा है कि राम एक लड़का, जो कोई भी नाम होगा कि आपको वहाँ दिशा दी होगी कि इस दिशा में जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी दे सकते हैं, वहाँ बोलेगा कि राम द्वारा तय की कुल दूरी कितनी होगी। तो कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा? 5 + 10 है ना, 5 + 10 प्लस 5 + 10 20, 20 5 25, 25 और 10 कितना हुआ? 35, यानी 35 मीटर राम ने कुल दूरी तय की। ठीक है, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बात किया जाए कि राम द्वारा विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो क्या निकालिएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शुरू से लेके अंत तक की जो कुल लंबाई होती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी शुरुआत से लेके अंतिम तक ये रहा, तो इसका जो लंबाई, जो कुल लंबाई कितनी हुई देखिए 10 मीटर, और ये यहाँ तक इस दोनों सामने रखेंगे 5 मीटर, 10 + 5 15 मीटर है ना। तो 15 मीटर यानी राम का जो विस्थापन है, यानी डिस्प्लेसमेंट है जो, वो आपका रहने वाला है 15 मीटर, और लंबाई जो रहने वाली है वो होगा। और किस दिशा में, दिशा लिखना पड़ेगा आपको, पश्चिम में है, वेस्ट में है। ठीक है, यह विस्थापन हो गया। तो आई होप आपको दूरी और विस्थापन में अंतर अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपको गलत करने के बहुत चांस हो सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मान ले कि एक अर्ध सर्कुलर की बात करते हैं। ठीक है ना, अर्धवृत्त की बात है, अर्धवृत्त की बात करते हैं। तो इसमें देख लीजिए,
तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। चाहे यहाँ से ले लेते हैं आप, तो यहाँ पर अगर बात करूँगा मैं, तो अब दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लें कि आपके पास जो रेडियस गिवन है वो 7 मीटर है, ठीक है। यानी आपको पता है अर्धवृत्त जो होता है वो पूरे सर्कल, यानी पूरे सर्कल को काट के आधा काट के बना होता है ना। इसके वृत्त का आधा होता है वो क्या होता है आपका अर्धवृत्त होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त का जो रेडियस है, यानी जो इसका पूरे वृत्त का लीजिए, पूरा जो वृत्त है इसका रेडियस अगर 7 है तो इसको हम आधा काटेंगे ऐसे। तो आधा काटने के बाद भी जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट तो ही रहेगा, यहाँ से काटेंगे तो विस्तार से ना काटेंगे, तो इसका जो यहाँ तक जो रेडियस यहाँ भी रहने वाला 7 ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका मैं कहूँ कि दूरी बताए हैं तो क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं दूरी की बात करूँ तो यहाँ इसका रेडियस होगा 7, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ऑप्शन में 7 भी होगा आपके पास, तो आप 7 में लगाएंगे तो आपको कुछ पता नहीं होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ से पहले क्या करेगा, दूरी कवर कर रहा है ना, तो यहाँ से पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ तक बाउंड्री लगाएगा, फिर यहाँ कवर करेगा, यानी r प्लस आर कर लेगा, है ना। तो आपके आगे 2r हो गया, है ना। तो यहाँ r प्लस आर हो गया, यानी 2r हो गया, एक तो 2r हो गया, प्लस इसका जो चक्कर लगाएगा, और यहाँ से लगा रहा है ये वाला तो छोड़ेगा थोड़ी, जाएगा साथ में रहेगा ही, तो ये जो चक्कर लगाएगा ये प्लस पाई हो जाएगा, पाई आर। यानी क्या कहेंगे आप, जो विस्थापन होगा, यानी सॉरी जो दूरी होगी अर्धवृत्त की जो दूरी होगी, यानी आपको पता है कि देखिए इसका एरिया नहीं पता कर रहे हैं आप, दूरी किसी चीज़ की दूरी पता कर रहे हैं तो उसके किनारों से चलते हैं ना, चलने। अगर आपको मैं रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ उदाहरण के लिए, एक रेक्टेंगल आपका एग्जांपल में ले लेता हूँ, तो अगर मैं कहूँ ए से डी पॉइंट आना है, ठीक है, इस रास्ते से आना है, इस डायरेक्शन से आना है, ठीक है। तो कुल दूरी की बात करूँ तो आप क्या करेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे। यानी आप क्या कर रहे हैं, जो ये इसका वृत्त, सॉरी जो ये आपके पास जो परिमा दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, आयत दिखाई दे रहा है, इस आयत के आप किनारों से चल के जा रहे हैं डी पॉइंट पे। तो यानी क्या कर, अब एक तरह से आप कह सकते हैं इसका आप परिमाप कवर कर रहे हैं, इसका सर परिमाप ही देख रहे हैं, पेरीमीटर ही कवर कर रहे हैं ना। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l + 2b, है ना। तो यानी 2l + b लिख सकते हैं ना, ये आपका फार्मूला हो सकता है। यानी लेंथ अगर गिवन होगी 5, ये 10 गिवन होगा, तो 5 + 10 कितना, 15, 15 + 30, यानी 30 इसका परिमाप हो सकता है। आप ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह इसमें भी तो करना होगा कि आप एक परिमाप को कवर कर रहे हैं, इसके सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, यानी इसे किनारे पकड़ के जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2r, तो r आपको 7 है, तो 2 × 7 + 22/7 × 7, है ना। r की वैल्यू 7 डालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पता है। तो 2 × 4 7 कितना 14 हो जाएगा, 7 से 7 घट जाएगा, कट जाएगा, 22 बच जाएगा, 22 प्लस करेंगे जब इसको तो कितना आएगा, 6 और 3 36, 36 आपका आंसर होगा। ये आपका इसका दूरी होगा। अगर वहीं पर मैं कहूँ आप इसका निकालें, क्या बोलते हैं वो निकालें, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकालें। डिस्प्लेसमेंट क्या निकालेंगे बताइए, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपको बोलेंगे ना कि हाँ भी जो स्टार्टिंग पॉइंट से ये अंतिम पॉइंट सीधा इसका जो 2r होगा, यानी 14 हो जाएगा, ये सीधा आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी पूरा कवर तो नहीं कर रहे, यहाँ से फिर यहाँ आके फिर यहाँ तक थोड़ी जाना है, इसको इसी से रास्ता सीधा इसका जो पाथ होगा वही 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आप निकाल लेंगे, ओके। एक दो चीज़ें, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो दूरी होती है आपकी हमेशा ये पॉजिटिव रहती है। क्या हो सकती है, पॉजिटिव होगी हमेशा, ये आपका धन में होगा ना कि ऋण में होगा, ठीक है। दूरी हमेशा क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है आपका हमेशा जो रहता है वो आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। कभी भी ये माइनस में नहीं, ऋण में, नेगेटिव में नहीं जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ना ही 0 होगा। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, ये आपका, ये ध्यान, सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, ध्यान रखने वाली बात है। डिस्प्लेसमेंट आपकी जो होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, और ये एंड 0 भी हो सकती है। क्या हो सकती है, नेगेटिव भी होगी और 0 भी हो सकती है। कैसे, क्योंकि उदाहरण से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल होगा, जैसे कि आप एक सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल का यहाँ पर अगर मैं रेडियस ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूँ कि बताइए कि एक व्यक्ति को इस पॉइंट से पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। एक चक्कर लगाने में पूरा कितना तय करेगा दूरी, ये आपको पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आपके पास 7 सेंटीमीटर है ना, तो क्या करेंगे, इसको आप देखिए, तो आपको पता है कि किसको, आपको अभी मैं समझा के हटा हूँ
कि किसी भी आप कोई भी डायग्राम है, कोई भी शेप है, अगर उसकी आप एक दूरी तय करते हैं तो उसके बाउंड्री पकड़ के आप दूरी तय करते हैं, ना कि उसके बीच में घुस गए या बीच में जाकर घुस के पकड़ दौड़ के कर ले, नहीं। तो बीच में जो करेंगे तो आप एरिया में एक तरह से आप उसका एरिया कवर कर रहे हैं, ना कि आप उसकी दूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आप बाउंड्री पकड़ेंगे यहाँ से, तो बाउंड्री पकड़ के ऐसे चक्कर लगा के आएंगे ना, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस यानी सर्कमफ्रेंस को यानी इसका परिमाप को कवर कर रहे हैं। किसका कवर कर रहे हैं? परिमाप ही एक तरह से पता कर रहे हैं। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है 2πr होता है। तो 2πr होता है तो 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 गुना 22 यानी 44 आ जाएगा। यहाँ 44 मीटर आपका क्या हो जाएगा? मीटर में दिया है तो ये आपका आ जाएगा इसका दूरी, यानी जो डिस्टेंस कवर किया गया दूरी इसका हो गया 44 हो गया, 44 हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं ऐसे, है ना। लेकिन अगर बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि देखिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से शुरू हुआ, मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तो आपको पता है कि जो इसके लिए तो कोई ऐसा पूरा कवर करना पड़ेगा इसका भी, क्योंकि इसको तो ऐसे अर्धवृत्त है नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। आपको यहाँ से अगर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ किया तो अर्धवृत्त को ले लेते हैं, तो 2πr लगा लेंगे, 2πr कह रहा हूँ मैं, πr + 2r लगाए, पहले अर्धवृत्त का पता कर लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अर्धवृत्त देखिए ए से बी जा रहे हैं, पहले ए से बी जाएंगे, ए टू बी का डिस्टेंस पता करेंगे पहले, तो क्या आएगा जो आपके पास यहाँ लगाएंगे अर्धवृत्त का लगा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीधा ले लेते हैं, सीधा लेना सीधा ले लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा भी ले लेंगे 14 आ जाएगा, है ना, तो 14 ले लेंगे। फिर आपको 14 लेंगे तो आपको एक ऐसा तो नहीं कि आपको ये अर्धवृत्त है कि आपको सीधा तो कवर करना नहीं है, आपको ऐसे करना है ना पूरा। तो पूरा करने के लिए क्या होगा कि आप इसकी बाउंड्री को पकड़नी पड़ेगी ना इसकी, तो बाउंड्री पकड़ेंगे ए टू बी जाने के लिए, तो क्या होगा πr + 2r, है ना। तो πr की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 गुना 7 प्लस 14 हो जाएगा, 2 गुना 7 14, 7 से 7 कर जाएगा, 22 + 14 कितना 36 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई ए टू बी। अब क्या करेंगे बी टू डी आएगा, है ना, बी टू डी आना है अब। तो बी टू देखिए अब ए से अब जब बी जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में ही जा रहे हैं ना, क्योंकि आपको बात करूँ मैं कि डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला ये नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, दोनों होते हैं। आपकी जो दूरी होती है वो आपकी पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव नहीं होती है, यानी उसका ऋण नहीं होता है, हमेशा धन रहता है, ठीक है। तो यानी आप जब ए से बी जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे सीधा रास्ता तय कर रहे हैं ना, सीधा रास्ता तय कर रहे हैं, तो आप ए से बी जा रहे हैं तो क्या पॉजिटिव हुआ। देन आप क्या करेंगे बी से अब ए आएंगे, यानी वापस आने की ट्राई कर रहे हैं, यानी वापस उसके पास आएंगे, तो क्या होगा ये आपका इस रास्ता से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसके लिए भी क्या होगा माइनस में लेंगे πr प्लस बुरे ब्रैकेट ले लें 2r, तो क्या हो जाएगा ये सारी। फिर ये आपको पता है कि वैल्यू 36 आई थी तो माइनस 36 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करिए, है ना, ए से ए पूरी कुल डिस्टेंस यानी कुल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ए बी + बी डी, है ना, सॉरी ए बी + बी ए, है ना। तो इसमें क्या हुआ 36 हुआ और ये प्लस का माइनस का 36 हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गया, जो विस्थापन हो गया क्या हुआ 0 हुआ, विस्थापन क्या हो गया आपका 0 हो गया। इससे आप कह सकते हैं प्रूफ हो गया ना कि जो डिस्टेंस होता है पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव और 0 हो सकता है। तो 0 तो हमने प्रूफ कर दिया और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव प्रूफ करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को नेगेटिव कैसे लिख सकते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए देखिए आपके पास ये जो डायग्राम है इसमें ये 5 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए छोड़िए, इसको छोड़िए, यहाँ ए से सी तक कितना है 10 है। तो मैं कहूँ कि अगर इसमें आप दूरी पता करें तो आप दूरी क्या पता करेंगे ए से सी तक जाने के लिए, तो आप कहेंगे 5 + 5 10, 10 + 5 + 5
प्लस 10 है ना, डिस्टेंस पता करने के लिए बोलूँ तो क्या करेंगे 5 + 5 10 यानी 20, ये 20 हो जाएगा। आपकी दूरी क्या हुई 20 होगी। अब मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए कैसे करेंगे, तो ए तो सी आना है, तो यानी आपको क्या होगा कि आपको इमेजिनेशन कर लेनी है। 5 के बराबर ये सामने ले लेना है, ये 5 होगा, ठीक है। अगर इसकी जो लेंथ 5 है तो इसकी भी नीचे वाली यहाँ 5 होगा, तो ये बचा हुआ कितना होगा 5 हो गया, है ना। तो 5 देखिए अब इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, है ना। तो ये सी अब डिस्प्लेसमेंट पता करनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा आपके पास, ये पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा h² = b² + p², है ना। ये होता है फार्मूला कि आधार का स्क्वायर करेंगे और आपका लंब का स्क्वायर करेंगे, आपके पास कर्ण आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास h² की वैल्यू जो होगी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 + 25 यानी 50 हो जाएगा। h² की वैल्यू होगी 50, तो 50। अब h को आप क्या लिख सकते हैं √50 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो 5 × 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 50 √50 ही रहने दें, तो ये आपकी आ जाएगी क्या ए से सी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आप नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव देखिए मैंने जानबूझ के ये लिया था तो बताने के लिए कि ये डायग्राम से भी आप कर सकते हैं, पाइथागोरस भी लग सकता है, ठीक है। नेगेटिव कैसे होगा, मान लें कि आप एक लड़का होता है ए से बी जाता है, मतलब ए से सी बी आता है, बी से सी जाता है, ठीक है। फिर इधर एक डी पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ से फिर वो आता है क्या बोलते हैं मान लीजिए सॉरी यहाँ सी तक रहने देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए से बी जो जाता है वो आपका 5 किलोमीटर है, ये आपका 10 किलोमीटर है, तो कुल दूरी फिर वो वापस यहाँ से डी पॉइंट आता है, इसी रास्ते से डी पॉइंट आता है जो कि डी के लिए आपके पास कितना है 5 है, ठीक है 5 है। तो मैं कहूँ कि ए से डी तक जाने के लिए कुल दूरी क्या होगी, तो आपके पास रास्ता है ये यहाँ से ये रास्ता कवर करने के लिए ए से बी, बी से सी, है ना। तो 5 + 10 15, फिर आप क्या करेंगे देखिए 5 + 10 15 दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात करेंगे तो, ठीक है। 5 + 10 15, फिर 10 करेंगे, फिर 5 करेंगे, यानी कितना होगा 15 30 हो जाएगा। फिर आपको ये 5 जोड़ना पड़ेगा इसमें 35, यानी 35 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे देखिए, पहले क्या करें ए से बी गया 5 हो गया, देखिए मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या करेगा, ए से बी गया यहाँ लिखता हूँ ए से गया 5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि बस सीधी रेखा में ही है, ये कौन सा चक्कर में नहीं है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा है कि आप इसको एक रास्ता निकालेंगे, ये तो सीधी रेखा में ही है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, ए से बी गया 5, बी से सी गया 10, कितना होगा 15। फिर आपको देखिए आप क्या करना, वापस आ रहे हैं सी से बी आ रहे हैं, फिर आप वापस यानी उल्टा रास्ता कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही हो सकता है, तो ये -10 हो गया। फिर बी से ए आएगा, फिर -5 हो जाएगा। और फिर देखिए ए से डी जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा -5 होगा। अब देखिए -5 +5 से कट जाएगा, -10 -10 +10 से कट जाएगा, आपके पास -5 बच गया। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या बचा, -5 बचा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और साथ में आपको 0 भी होता है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये तो आपके रह गए लॉज ऑफ मोशन की बातें रह गई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ, क्लास लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो क्योंकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक कह सकते हैं बेसिक मेथड से कराने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। कोई बात नहीं, कल वाली क्लास में चलिए करेंगे हम कितना हमारा रहेगा, मतलब जो आपके पास जो इस पर फॉर्मूले होंगे, समय के साथ वेग का फार्मूला क्या होगा, यानी वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, त्वरण यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, उसके ऊपर कराएंगे, ठीक है। उस पर अच्छे से एग्जांपल देंगे, जो आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। एग्जाम में फिजिक्स का आप देखे होंगे किस एग्जाम वगैरह में खुद जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं, ठीक है, फिजिक्स के, ठीक है। उसके बाद आपको बल के ऊपर यानी फोर्स के ऊपर कराया जाएगा धीरे धीरे सभी, यानी देखिए पावर, वर्क एंड टाइम, पावर एनर्जी और फोर्स हो गए, और आपके एक ऑप्टिक्स यानी जो लाइट्स है, साउंड्स है, 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और आपको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आप हमको भी मोटिवेशन मिले आपसे, ठीक है फ्रेंड। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।